स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और ये खास एडिशन, आप खास हमारा प्रोग्राम कहानी कुर्सी का देख रहे हैं संसद भवन के बाहर से, विजय चौक दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑपोजिशन से ये कहा कि नकारात्मकता छोड़िए, जनता का यही संदेश है और आपके लिए भी बड़ा स्थान है, आपका भविष्य भी बड़ा उज्जवल है, लेकिन इसके लिए रवैया बदलना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की इस शानदार जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर ये कहा था कि ये जो आज जीत की हैट्रिक लगी है, ये 24 में जीत की हैट्रिक की गारंटी है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आपको अब मोदी की गारंटी की गाड़ी के आगे आगे चलना पड़ेगा पूरे देश में, और 24 कहीं नहीं जाता। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप सुनिए, और क्या वाकई कल जो नतीजे आए, उन्होंने 24 के नतीजे पहले ही डिक्लेयर कर दिए। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तो प्रधानमंत्री की बात बड़ी स्पष्ट थी, कहा हवाई बातें जनता नहीं सुनेगी, ये लोभ लालच की बातों में भी नहीं फंसेगी, और 23 की गारंटी में 23 की हैट्रिक में 24 की हैट्रिक की गारंटी छुपी हुई है। देखिए, आप 4-5 महीना चुनाव से दूर हैं, तो अब ये तो कोई भी नेता होगा कहेगा, और इतनी बड़ी जीत जिसको मिलेगी तो वो तो कहेगा ही। इसमें हकीकत हो भी सकती है, लेकिन हम अभी कह नहीं सकते कि भाई शायद जनता का मूड जो है वो दिखाई दे भी रहा है सामने। लेकिन अभी से 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो गारंटी की बात की है, गारंटी शब्द चूंकि आजकल बहुत चर्चा में है, उस पर क्या कहना है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि कोई नेता इतना बड़ा जोखिम लेने को भारतीय राजनीति में तैयार हो कि हर उस जगह जहां लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, वहां भी वो अपनी गारंटी देके चला आता हो। उसके बाद उस गारंटी को वो कह रहा है कि यही हमारा चुनाव अभियान है और हमारा कार्यकर्ता इस गारंटी के आगे आगे चलेगा। इसका मतलब देश भर में नरेंद्र मोदी का यही चुनावी अभियान होने वाला है। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कोई पार्टी के भीतर से कहीं कोई बड़े लोग चर्चा करते हैं, और मैं इसकी मतलब चर्चा थोड़ा अलग से इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग अभी आपने सवाल पूछा था, लोकेश जो ओएसडी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के, रहे हैं नहीं, सबसे पावरफुल वो थे, फोन टैपिंग तक वो करा लेते थे, उनके ऊपर आरोप है। लाइजनिंग का पूरा काम उनके जिम्मे था, ठेके पट्टे में हिस्सेदारी उनकी बताई जाती थी, और आज वो अशोक गहलोत के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जहां केंद्रीय मंत्री को कहा जाता है चलो भैया ठीक है, तुम जरा विधानसभा में जाके चुनाव लड़ लो। राष्ट्रीय महासचिव को कहा जाता है चलो अच्छा ठीक है, तुम अब विधानसभा लड़ो और तुम्हारा बेटा नहीं लड़ेगा। मुझे लगता है भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद द डिफरेंस जो कहा जाता था, और जो बहुत से विश्लेषक के कहने लगे कि अरे नहीं, अटल अडवाणी के युग से मोदी शाह युग में आ गए तो पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी ने उसको फिर से स्थापित करके दिखाया है, और ये जो विश्वसनीयता भारतीय राजनीति में किसी नेता को शायद इस तरह की नहीं मिली थी, क्योंकि हर नेता जातियों के एक समूह के आधार पर नेता बनता था। पहली बार है कि एक नेता इस तरह से भारतीय राजनीति में है, क्योंकि मैं और चीजों को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो अमित शाह ने
पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त एक बात कही थी, हम 50% मतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह ये अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का परिदृश्य अभी जो बदला हुआ दिख रहा है इससे बहुत कुछ ज्यादा बदलेगा, और 24 के चुनाव की गारंटी वो इसीलिए कह रहे हैं। अब जो ये गारंटी शब्द जो आया है, और मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री का कहना मोदी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और अब उनका ये कहना कि जहां से लोगों औरों की उम्मीद खत्म होती है मोदी की गारंटी शुरू होती है। देवेंद्र से हम पूछना चाहते हैं, एक एक शब्द, एक एक नारा बड़ा सोच समझ के गढ़ा जाता है। ये मोदी की गारंटी ये कब से शुरू हुआ, कहां से आया है नारा? शुरू में जब वो योजनाएं सौरभ बना रहे थे, और आप देखें तो हर योजना के बाद जब वो मीटिंग होती थी तो उस मीटिंग में शुरू से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागजों में पहली बात तो सीमित नहीं रहनी चाहिए, दूसरी चीज़ कि बहुत लंबा लटकना नहीं चाहिए, तीसरी चीज़ कि ग्राउंड पे जब ये क्रियान्वित हो जाए तो उसके बाद लाभार्थी का फीडबैक मेरे पास आना चाहिए। आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा वो निकाल रहे हैं सौरभ, जिसको लेके हाय तवा भी मचाया गया था विपक्ष के द्वारा कि ये क्यों किया जा रहा है, आप देखें तो वो विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से सीधे सीधे प्रधानमंत्री का ये टेस्ट है कि लोगों के बीच हमने जो किया या कुछ करना बाकी रह गया है तो उसके बीच हम भेज रहे हैं अपने लोगों को, और अगर कुछ करना बाकी है तो आप उसी समय बताइए, आपकी समस्या का समाधान वहां पे होगा। ये कितना बड़ा जोखिम का काम है। विपक्ष ये कहता है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, और ये सरकार ये कह रही है कि हमने जो किया वो डाटा लेके तो हम आपके बीच आ ही रहे हैं, अगर कुछ और करना है तो आप बताइए, हम आपको उसका लाभार्थी बनाएंगे, क्योंकि हर एक योजना को उनको सेचुरेशन पर लेके जाना है। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ पक्के मकान हमने गरीबों को दिए, तो उनमें से 4 करोड़ का डाटा मौजूद है, नाम, मोबाइल नंबर, पता सबके साथ मौजूद है, और ये हर एक योजना में ये चीज़ लागू है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शुरू से काम करने का ये तरीका रहा है कि अगर वो कोई शिलान्यास करते हैं तो उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी करेंगे, अगर किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं तो उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। मतलब ये कि टाइम बाउंड मैनर में हर काम होना चाहिए, और ये वो गारंटी होती है कि जो सिर्फ आप कहने के लिए नहीं करते। जैसे जिस दिन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों के साथ जब उनकी बैठक हुई थी, आपको याद होगा कि सेकेंड हाफ में, उस बैठक में भी उन्होंने यही कहा था कि जितनी केंद्रीय योजनाएं आपके यहाँ चल रही है सबको एकदम सेचुरेशन पर लेके जाइए। मतलब ये कि उसके जो भी संभावित लाभार्थी हो सकते हैं उनको चिन्हित कीजिए, उनको लाभार्थी बनाइए, और दिसंबर से जनवरी तक सबका फीडबैक मुझे चाहिए, सबका डाटा चाहिए, सबका डिटेल्स चाहिए। तो एक मिनट में देवेंद्र रोकूं, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। कमलनाथ पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के घर, उनको इस जीत की बधाई देने के लिए। वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। कमलनाथ, कल से देखिए ये चर्चाएं चल रही, कमलनाथ कहाँ हैं, उनके वो सामने नहीं आ रहे थे, मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, और अब अचानक वो शिवराज सिंह चौहान के घर जाकर के पहुंचे हुए हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के लिए और शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी के लिए बहुत कुछ और कहा, क्या क्या नहीं कहा इस चुनाव के दरमियान। लेकिन फिर अब नतीजे आए हैं, प्रचार जब खत्म हो गया, जनता का जनादेश आ चुका, तो अब ये शिष्टाचार है, निभाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। कल एक स्टेटमेंट लेके नहीं आया था कि अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि भैया, मतलब सोर्सेस से कि कमलनाथ जी के कैंप से, कि अभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि हार हुई कैसे, तो पहले इसको स्टडी कर लें एक बार अच्छे से। लेकिन चले, अभी ये अच्छी बात है, इनसे मुलाकात हो रही है। पुराने नेता हैं, ये शिष्टाचार पुराने नेताओं में रहा है कि वो आगे बढ़ के बधाई देते हैं। अगर आप राजस्थान में भी देखेंगे तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे आपस में कभी मैंने नहीं देखा उन दोनों को एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए, और वो भी इसी तरह से शिष्टाचार का निर्वहन करते हैं कि एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो मुझे लगता है चुनाव में तो नहीं होता मिस्टर भंटादार, करप्शन नाथ। नहीं, लेकिन सौरभ जी, एक राहुल जी जो कह रहे हैं उसका दूसरा पहलू भी है। यहाँ तो अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे का इतना ऐसा गलबहियां दिखता है कि वो कहते हैं वो उनके लिए लगे, वो कहते हैं हमारी सरकार बचाते हैं, ये खतरा एक दूसरे की सरकार बचाते हैं। मुझे लग रहा है कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से जरूर पूछेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी योजना थी जो इतनी कारागर हो गई और हम कहाँ चूक गए, क्योंकि कमलनाथ को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इतनी बुरी हालत होगी। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो लगातार 150 प्लस की बात करते हैं,
रणदीप सुरजेवाला ने तो ये तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिलने वाली है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जनता का मूड भाप रहा हूँ, जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में जो लहर चल रही है उसको मैं देख और परख रहा हूँ। ये तो रणदीप सुरजेवाला का बयान था भोपाल में बैठ के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को कमलनाथ और कांग्रेस वहां समझ नहीं सकी थी, लेकिन कमलनाथ गए, ये एक शुभ संकेत जाना भी चाहिए। दिग्विजय सिंह भी कल उन्होंने बधाई दी शिवराज सिंह चौहान को, और दिग्विजय सिंह का बेटा जब पहली बार विधायक बने थे तो दिग्विजय सिंह, तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो दिग्विजय सिंह अपने बेटे को लेके गए थे शिवराज के पास, और उन्होंने बाहर आकर मीडिया से कहा था कि शिवराज बहुत अनुभवी नेता है। वैसे इन दोनों की पर्सनल इक्वेशन कैसी है, दोनों नेताओं का, शिवराज जी और कमलनाथ की जितनी बेहतर नहीं, उससे ज्यादा बेहतर दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह की ज्यादा ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जब 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, जब शिवराज सिंह, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, बाबूलाल गौर बने, और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान बने, तो ये कहा जाता था और प्रदेश की जनता में और वहाँ के नेताओं ने महसूस किया कि दिग्विजय सिंह को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती नहीं थी। उनके जो काम होते थे वो सहजता से हो जाते थे। उनको राधौगढ़ में और गुना में वो जिस अधिकारी की पोस्टिंग चाहते थे उन्हें शिवराज सिंह चौहान कर देते थे। इस बात के लिए शिवराज की आलोचना भी होती थी। कमलनाथ कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे नहीं और कभी प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा समय दिया नहीं, तो शिवराज से उनकी बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग नहीं रही। और कमलनाथ एक कॉर्पोरेट तरह के लीडर है, जमीनी स्तर के नेता रहे नहीं, तो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते किसी के साथ। तो शिवराज से दिग्विजय कल ब्रजत जी ने पूरी कवरेज के दौरान ने कमेंट किया था कि कमलनाथ जो है वो लीडर नहीं है, मैनेजर है। कमलनाथ जो है वो होना, देखिए पार्टी में क्या होता है, पार्टी में जो है एक कोई जो है वो फाइनेंस को देख रहा होता है, कोई संगठन को देख रहा होता है, कोई अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में एक ही व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है, तो ये बड़ा अजीब सा कांग्रेस पार्टी में। दूसरा, अभी जो बात चल रही थी, प्रधानमंत्री जो है वो अपनी गारंटी लेते हैं आगे बढ़ के, ये बीजेपी और कांग्रेस में एक डिफरेंस दिखाई देता है कि दोनों पार्टियां काम कैसे करती हैं। वहां पे अगर हार हो तो सीधा कहा जाए, गांधी फैमिली को बचाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि ये हार जो है ये पूरी पार्टी की हार है, पूरे संगठन की हार है। और यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री किसी भी हार को अपने ऊपर भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो आगे बढ़ के कहते हैं कि मैं संगठन के लिए काम करता हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं जैसे एक संगठन का दूसरा व्यक्ति जो है काम करता हूं। उनकी अपनी छवि है, उनका अपना लाइकिंग है लोगों के बीच में, जो कि काम करती है जब वो कोई बात कहते हैं। लेकिन ये कितना फेयर है देवेंद्र, हम कल से जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया में भी, पत्रकारों में भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाई मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कमलनाथ के सर ठीकरा फोड़ना, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी इनफैक्ट भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को हार के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार बताना। पूरी पार्टी चुनाव लड़ी और कई आपका माहौल भी था, छत्तीसगढ़ में तो माहौल था ही, कोई दो राय नहीं, और पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और अगर जीत होती तो आप देखते हैं कि श्रेय लेने के लिए कौन आ गया था, उसमें सीधे सीधे गांधी परिवार का श्रेय दिया जाता। समस्या इन लोगों के साथ ये है कि जैसे राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, ये चीजों को ऑन नहीं करते और उन्होंने सिस्टम ही वैसा बना रखा है कि आप गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। गांधी परिवार छोड़ के, जैसे मुझे ध्यान है कि जब यूपीए सरकार हुआ करती थी सौरभ, तो जर्नलिस्ट को भी ये मैसेज दिया जाता था कि किसी भी स्कैम, किसी भी मामले में आपको रिपोर्ट करना हो तो आप रिपोर्ट करें, लेकिन उसको गांधी परिवार को बीच में नहीं लाएं। अगर आप कांग्रेस के किसी दूसरे मंत्री को के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट होती थी, उस पर कोई नाराजगी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार का उसमें कहीं से इंडिकेशन भी आ जाए, उसके बाद ये लोग आग बबूला हो जाते थे और वहां पर मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती थी। तो ये जो सोच है वो सोच अभी भी चली आ रही है कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज हो गई तो अपने माथे ले लो, अगर खराब हो गई तो फिर वो दे दो। दूसरी एक चीज एक जरूर है कि जैसे इन प्रदेश के नेताओं को भी देखें, पार्टी संगठन में भले ही वो गांधी परिवार के सामने नतमस्तक रहते हैं, लेकिन हकीकत उनको भी पता होती है कि अगर इन लोगों को बुलाओ तो ये न जाने कौन सी ऐसी बात कर दें जो कि उल्टा ही पड़ जाए। जैसे राहुल गांधी अडानी पे बोले बिना मानेंगे नहीं, कमलनाथ अडानी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनको पता है, अशोक गहलोत को पता है कि अडानी के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। राहुल गांधी को अगर बहुत ज्यादा कैंपेन में उतारे तो वो बोले बिना मानेंगे नहीं। तो मतलब एक तरफ वोट बढ़ाने के बजाय वो कुछ ऐसा उल्टा कर देंगे जो कि उनके लिए मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए ये नेता पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल करना भी नहीं जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सब कुछ क्योंकि होता इन लोगों की मर्जी से ही है, गांधी परिवार की मर्जी से। तो ऐसे में कांग्रेस का जो ढांचा है वो तो उसी रूप में है, और बीजेपी के ढांचे और कांग्रेस के ढांचे में अगर सौरभ देखें तो एक मूलभूत जो अंतर है वो यही अंतर है। आप खास तौर पर कमलनाथ और अशोक गहलोत, क्या इनकी राजनीति का ये अंत आप देख रहे हैं हर्षवर्धन जी? मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की राजनीति तो वैसे भी अंत की ही तरफ थी, जिस तरह से गांधी परिवार से उन्होंने मुठभेड़ ले ली थी। और 77 साल के हो चुके कमलनाथ की राजनीति क्यों चल रही थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने कोई आज तक कुछ ऐसा काम तो किया नहीं।
और अभी जो आपने पूछा ना, तो वो समीर जी कह रहे थे पूछा होगा उन्होंने कि क्या मतलब कैसे हार गए क्या भाई। ऐसा? तो कमलनाथ जी से मामा जी ने कहा होगा अपने अंदाज में कि और तो कुछ नहीं, अपन को तो यही पता चला कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो ये बताया होगा। अब दिक्कत ये है कि कौन नेता है कांग्रेस में जो इस तरह से किसी राज्य की जनता के साथ कनेक्ट कर पाए। और जहां तक बात रही कि क्या गांधी परिवार कैसे चलता है, तो उसका उदाहरण सबको ध्यान में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी कुछ समय तक कुछ जगहों पर गई, कुछ रैलियां की। राहुल गांधी तो उस वक्त खैर बहुत गए नहीं, गुजरात गए थे एक आध बार। सारा श्रेय प्रियंका गांधी को देने के लिए सब होड़ सी लगी थी। यहां प्रियंका गांधी पूरी कैंपेन लीड कर रही थी। नर्मदा आरती के बाद वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद आपने उनको कब सुना? जब वो चली गई थी दतिया, और उन्होंने क्या बोल दिया था, वो जो कद में छोटे हैं, तंज का अंदाज। और मैंने उस दिन भी कहा था किसी भी नेता के साथ जो लोग जुड़े होते हैं इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते, और मूल रूप से भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। आप किसी के कद पर, किसी के रंग पर, किसी को वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसका जवाब अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी एक्सपोज हुई उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में फिर से एक्सपोज हुई, क्योंकि ये दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब तक फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर व्यवहार नहीं करेंगे तब तक इनकी पार्टी की बेहतरी मुझे तो बहुत बेहतर होती हुई नहीं दिखती। मुझे एक और भी चीज इसमें देखिए, आप मध्य प्रदेश के वो सारे इलाके देखिए जहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली वो गुजरी है, वहाँ पर आप देख लीजिए कितनी बुरी तरह हारी है कांग्रेस। तो क्या ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को नहीं लेनी चाहिए कि वो जहाँ यात्रा निकाल रहे थे वहाँ पे भी कांग्रेस लेनी तो चाहिए, क्या लेंगे? राहुल गांधी या गांधी परिवार को कोई भी व्यक्ति इस तरह की जिम्मेदारियां लेकिन लेगा। एक मध्य प्रदेश को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया को थोड़ा शॉर्ट में सिंधिया को काफी नुकसान हुआ। उसका 7 उम्मीदवार सिंधिया जी के 7 उम्मीदवार ग्वालियर चंबल संभाग में हार गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें बढ़ी है, लेकिन सिंधिया जी ने जिन लोगों को टिकट दिलवाया था उनमें से 7 उम्मीदवार ग्वालियर चंबल संभाग में हार गए।